क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के अकाउंट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें अकाउंटिंग रेशियो की, ये हमारे पार्ट नंबर बी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे प्रोजेक्ट व्यू से, जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वाइवा व्यू से भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लर्नर्स, लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें अकाउंटिंग रेशियोज की, अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज की, तो रेशियोज हमारा क्या होता है? सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं इसके मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग के अंदर कुछ एनालाइज करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो। सो अकाउंटिंग रेशियो हमारा एक इंपॉर्टेंट टूल है। अकाउंटिंग रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने लगते हैं, एनालाइज मीन्स टू ड्रॉ सम कंक्लूजन। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, जैसे अगर हम बात करें मैनेजमेंट को, ओनर को, इन्वेस्टर्स को, जितनी भी बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टी है, सभी को कोई ना कोई डिसीजन लेना है। किसी को इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, किसी को बिजनेस को फर्दर कंटिन्यू करने का डिसीजन लेना है, बैंकर्स को डिसीजन लेना है क्या हमारे बिजनेस को हमको और लोन दिया जाए या ना दिया जाए। तो वो कुछ रेशियोज के बेस पे, कुछ क्राइटेरिया के बेस पे अपना ये डिसीजन लेता है। सो अगर हम अकाउंटिंग रेशियोज की बात करते हैं, तो हमारा अकाउंटिंग रेशियो एक टूल है एनालाइज करने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम कुछ यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं, जैसा कि ऑलरेडी आपने डिस्कस किया, आपने लर्न किया होगा, आपके टीचर्स ने भी करवाया होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक नया परफॉर्मा बैलेंस शीट का वर्टिकल स्टेटमेंट, जो हमारा शेड्यूल, एक नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनता है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। सो अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की, बैलेंस शीट की बात करें, सो अकाउंटिंग रेशियो एक टूल है उनको एनालाइज करने का। अगर हम रेशियो की बात करते हैं, हम रेशियो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं, तो रेशियो को प्रेजेंट करने के हमारे पास टोटल 4 फॉर्म है। प्योर रेशियो में भी प्रेजेंट की जा सकती है, टाइम्स की फॉर्म में भी हो सकती है, परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे अगर हम प्योर रेशियोज की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा सिंपल रेशियो 1:1, 2:1, ये हमारा हो गया रेशियोज की फॉर्म में। सपोज आई हैव टेक एन एग्जाम्पल, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कि हमारे पास यहाँ पे करंट रेशियो होने वाला है। जैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला रहेगा करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। सपोज करंट एसेट हमारे पास है 2 लाख की और करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख की, तो हमारे पास 50 से 50, ये हमारे पास रह गया 2/1। अगर हमने इसको रेशियोज फॉर्म में लिखा है 2:1, देन ये हमने लिखा है इसको प्योर रेशियो की फॉर्म में, बट हमने लिखा है कि करंट एसेट हमारी डबल है, ये 2 टाइम है हमारी करंट लाइबिलिटीज की, बट हमने लिखा है इसको टाइम्स की फॉर्म में, 2 टाइम्स। तो हम इसको रेशियोज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टाइम्स की फॉर्म में, बट सुपोज हम इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, 2/1 मल्टीप्लाई में 100, ये हमारे पास होगी 200% की। हमारे पास करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटीज का ये 200% है। इसी तरह से हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे सपोज 2/1 हमने ऐसे ही लिख दिया, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो हमारे पास अकाउंटिंग रेशियोज को प्रेजेंट करने के हमारे पास 4 फॉर्म है। हम प्योर रेशियो की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में भी कर सकते हैं, टाइम्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है अकाउंटिंग रेशियो को प्रेजेंट करने के कुछ फॉर्म। अगर हम एनालिसिस की बात करें कि हमने अकाउंटिंग रेशियोज की एनालाइज करने की बात करें, तो इसमें 2 तरह के एनालाइजिंग टूल हैं हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड सेकंड वन रहेगा हमारे पास टाइम सीरीज और ट्रेंड एनालिसिस। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस की बात करें, तो इसका दूसरा नाम है, इसके लिए हम बनाते हैं जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये हमारे पास रहेगा इसका टूल।
और सेकंड अगर हम टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करें तो ये हमारे पास रहेगा कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो लर्नर्स इस साल की बात करें तो सीबीएसई ने दोनों ही टॉपिक है कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, दोनों ही चैप्टर हमारे डिलीट हैं सिलेबस से, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एनालिसिस करने के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के। तो दो तरीके से हमारे पास एनालाइज होता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड सेकंड वन इज टाइम सीरीज एनालिसिस। अगर क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा हमारे पास ए फर्म है और फर्म हमारे पास बी है, दो फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी, दो फर्म है। अगर दोनों ही फर्म का हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा फर्म ए है, फर्म ए की जो करंट रेशियो है 2:1 है, फर्म बी की करंट रेशियो है हमारे पास जो 3:1 है, तो किसकी करंट रेशियो बेटर है? आप कहोगे करंट रेशियो हमारे पास करंट एसेट डबल होनी चाहिए, तो इस सिचुएशन में हमारे पास बी फर्म की करंट रेशियो बेटर है। सो अगर एक फर्म की दूसरे फर्म से कंपैरिजन की जाती है दैट इज नोन एज द क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, या फिर इसके लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं अकाउंट्स में दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं एक फर्म की एसेट कितनी रही, उसकी लायबिलिटीज कितनी रही, उसकी शेयर कैपिटल कितनी रही, और बी फर्म की शेयर कैपिटल कितनी है, एसेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। अगर हम टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करते हैं तो टाइम सीरीज एनालिसिस का जो दूसरा नाम है दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें एक फर्म के हम प्रेजेंट ईयर की कंपैरिजन करते हैं उसी फर्म के हम पास्ट ईयर से। ए फर्म की कंपैरिजन करेंगे उसके प्रेजेंट ईयर की, उसी फर्म के पास्ट ईयर से ही हम उस फर्म की क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे सपोज एक साल एक फर्म को जो प्रॉफिट हुआ 15 लाख का हुआ, बट पास्ट में उसको प्रॉफिट हुआ था 10 लाख का हुआ, तो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। टाइम सीरीज टाइम को बता रहा है, पास्ट ईयर की कंपैरिजन प्रेजेंट से कर रहे हैं कि लास्ट में हमको प्रीवियस ईयर हमको प्रॉफिट हुआ जो रहा यहाँ पे 10 लाख का, इस साल हमें बेनिफिट रहा 15 लाख का। तो अगर हम एक फर्म की कंपैरिजन दूसरे से करते हैं दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। अगर हम एक साल के प्रॉफिट की कंपैरिजन अपनी ही एक ही फर्म अपनी कंपैरिजन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से करती है दैट इज नोन एज द टाइम सीरीज एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग रेशियोज मेथड। अगर हम मेथड्स की बात करें कि अकाउंटिंग रेशियोज के हमारे पास मेथड कितने रहने वाले हैं, तो टोटल हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो के 4 मेथड रहने वाले हैं। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड वन इज सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियो जिसका दूसरा नाम रहेगा टर्नओवर रेशियो, और फोर्थ रहेगी हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसका दूसरा नाम रहेगा इनकम रेशियो भी बोल सकते हैं जिसको। टोटल हमारे पास 4 मेथड रहेंगे, सभी के अंदर हमारे पास टोटल मिला के जो मेथड रहने वाले हैं, इट मींस आपने जितने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं आपके पास टोटल हमारे पास 15 फॉर्मूलाज रहेंगे, इसके अंदर 15 मेथड्स रहेंगे। तो आपको 15 फॉर्मूलाज को लर्न करना है और कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल चैप्टर है। सो लर्नर्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियो के बारे में एंड सोल्वेंसी रेशियोज के बारे में। सो लर्नर्स अगर हम बात करें लिक्विडिटी रेशियोज की तो इसके अंदर 2 मेथड रहेंगे। फर्स्ट वन इज करंट रेशियो जिसका दूसरा नाम रहेगा वीसीआर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। सेकंड रेशियो रहेगी हमारे पास क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या फिर एसिड रेशियो। तो हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो के 2 मेथड होते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो दो मेथड है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो के, करंट रेशियो एंड सेकंड वन इज लिक्विड रेशियो जिसका दूसरा नाम है क्विक रेशियो और एसिड रेशियो। सेकंड जो हमारे पास मेथड रहने वाला है दैट इज सोल्वेंसी रेशियो। अगर हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करें, लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी दोनों ही एक ही बात है, बट लिक्विडिटी रेशियो है ये बिजनेस की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को दिखाता है, शॉर्ट टर्म बिजनेस की जो सोल्वेंसी पोजीशन कैसी है। बट जो हमारे पास सोल्वेंसी रेशियो रहने वाली है इट टेल अस अबाउट दी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन, क्या बिजनेस के पास लॉन्ग टर्म में इतना प्रॉफिट है कि वो अपनी लायबिलिटीज को टाइम पे कर पाए। और लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, सोल्वेंसी पोजीशन बताता है कि शॉर्ट टर्म में बिजनेस के पास इतनी हमारे पास एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को टाइम पे आउट कर पाए। तो थर्ड मेथड रहेगा सोल्वेंसी रेशियो में चल के हमारे पास फिर से 4 मेथड रहने वाले हैं। फर्स्ट मेथड डेट इक्विटी रेशियो, दैट अपॉन में इक्विटी। सेकंड रहने वाला है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन में डेट। थर्ड वन रहने वाला है प्रोप्राइटी रेशियो जिसका फॉर्मूला रहेगा इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट। फोर्थ रहेगा हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
तो इस तरह हमारे पास सोल्वेंसी रेशियो के जो टोटल मेथड रहने वाले हैं दैट इज 4 मेथड, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, थर्ड वन प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। थर्ड हमारे पास मेथड रहेगा एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। अब मैम किस लिए हम एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो को निकाल रहे हैं? तो ये जो रेशियो होती है इसका जो पर्पस होता है ये देखना होता है क्या हमारी टर्नओवर ठीक हो रही है, सेल हम एक एफिशिएंटली वे में कर रहे हैं, क्या हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हैं, ताकि हम हमारे रिसोर्सेज को यूज करने से हमारी टर्नओवर इंक्रीज हो, सेल्स इंक्रीज हो। तो बिजनेस की रिसोर्सेज की एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन के बारे में बताता है, क्या हम बिजनेस को इफेक्टिवली रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज एफिशिएंटली और नॉट, रिसोर्सेज यूज एफिशिएंटली और नॉट। अगर मेथड्स की बात करें एक्टिविटी रेशियो में हमारे पास टोटल 4 मेथड रहने वाले हैं। फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड वन इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारे पास क्या होता है, डेटर प्लस में बीआर, डेटर प्लस में बीआर। थर्ड वन रहने वाला है ट्रेड पेबल रेशियो, क्रेडिटर प्लस में बीआर, जिसके अंदर कुछ भी आ सकता है, क्रेडिटर प्लस में बीपी, बिल्स पेबल्स रेशियो कोई भी आ जाए तो इट मीन्स आपका ट्रेड पेबल रेशियो है। सेम मेथड सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे। फोर्थ वन रहेगा हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फोर्थ वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो हमारे पास जो थर्ड मेथड है एक्टिविटी रेशियो, इसके अंदर 4 फॉर्मूला होने वाले हैं, 4 मेथड होने वाले हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड फोर्थ वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर हमारे पास फोर्थ मेथड आता है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और दैट इज इनकम रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। तो मैम ये रेशियो किस लिए कैलकुलेट की जाती है? अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करते हैं इसका मेन पर्पस ये कैलकुलेट करना होता है क्या हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट सफिशिएंटली हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। अब प्रॉफिट कौन सा होता है, जैसे कि आपने ऑलरेडी +1 क्लास में रीड किया, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड फिफ्थ वन इज ROI ratio and fifth one is ROI ratio, return on investment, that is ROI, return on capital employed, return on investment। तो इस तरह से टोटल हमारे पास मिला के जो रेशियो होने वाली है ये हमारे पास होने वाली है 15 रेशियो। 4 मेथड के आगे अलग अलग उनके अलग अलग फिर से मेथड होने वाले हैं, सब मेथड्स होने वाले हैं। जैसे लिक्विडिटी रेशियो में 2 मेथड होंगे, करंट रेशियो एंड सेकंड वन क्विक रेशियो। सेकंड वन अगर हम बात करें सोल्वेंसी रेशियो, 4 मेथड होंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। थर्ड वन बात करें एक्टिविटी रेशियो, अगेन 4 मेथड होंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें तो दूसरा नाम है इनकम रेशियो, इसके अंदर से फिर से 5 मेथड रहेंगे, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जिसको बोल सकते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो के बारे में और इसके 2 मेथड, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो के बारे में और क्विक एसेट रेशियो के बारे में। सो सबसे फर्स्ट मेथड है दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। सो लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो इसका मेन पर्पस क्या है? लिक्विडिटी रेशियोज की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विडिटी रेशियो इसका मेन पर्पस ये देखना होता है क्या आपके बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट। अगर हमारी बिजनेस की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन अच्छी है इट मीन्स हमारी कहीं ना कहीं एसेट्स ज्यादा है हमारी लाइबिलिटी से, करंट लाइबिलिटी से, इट मीन्स शॉर्ट टर्म में हम अपनी लाइबिलिटीज को पे आउट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर 2 मेथड रहने वाले हैं, करंट रेशियो और सेकंड वन रहने वाला है हमारे पास लिक्विड रेशियो। अगर हम बात करें करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो का जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा इसका दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए कैलकुलेट करंट रेशियो और कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, दोनों का ही सेम फॉर्मूला होने वाला है, दैट इज करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज।
जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया, आपके बिजनेस की जो करंट एसेट है 2 लाख है, करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख, तो आपकी 20 से 50 कट, तो आपकी करंट रेशियो कितनी हुई 2:1। अगर हम आइडल रेशियो की बात करें करंट रेशियो में, अगर हम आइडल रेशियो की बात करें मैम कितनी रेशियो हुए, तो आपका आंसर ठीक है, इट मींस आपके बिजनेस की शॉर्ट टर्म जो पोजीशन है, सोल्वेंसी पोजीशन आप कह सकते हैं अच्छी है। तो इसकी जो आइडल रेशियो होती है हमारे पास करंट रेशियो के अंदर, जो आइडल रेशियो है दैट इज 2:1। अगर हमारी आइडल रेशियो 2:1 आ जाए तो हमारे बिजनेस की पोजीशन अच्छी है। अगर इससे ज्यादा रेशियो आती है 3:1 रेशियो आती है तो भी अच्छी है। तो हमारे बिजनेस की जो करंट रेशियो है 2:1 से मोर होनी चाहिए, मोर रेशियो सेफ, मोर रेशियो सेफ, सेफ मोर रेशियो 2:1 से हमारी जो करंट रेशियो है ज्यादा होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं हमारे बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन है वो अच्छी है। बट अगर हमारी जो करंट रेशियो है 2:1 से कम आती है, जैसे सपोज मैंने कहा 0.67:1 आती है, 1:1 आती है, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं हमारे बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, नॉट गुड, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। इट मींस जो हमारी लाइबिलिटीज है वो ज्यादा है हमारी करंट एसेट से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज ज्यादा है और हमारी करंट एसेट कम है। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा हुई तो लाइबिलिटीज की ड्यू होने पे हम उनको टाइमली पे आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी करंट रेशियो 2:1 या 2:1 से ज्यादा होनी चाहिए, करंट रेशियो इज बेटर 2:1 और 2:1 से ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल और मोर देन होनी चाहिए हमारी करंट रेशियो। सेकंड जो हमारे पास मेथड आता है दैट इज लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो के और भी नाम है, हो सकता है आपको एग्जाम में लिक्विड रेशियो ना मिले, आपको मिल सकता है कैलकुलेट क्विक रेशियो, कैलकुलेट एसिड रेशियो। तो उस सिचुएशन में भी आपका फॉर्मूला जो होने वाला है सेम ही होने वाला है। लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो की सिचुएशन में आपका फॉर्मूला जो होने वाला है सेम ही होने वाला है। अब मैम लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला रहने वाला है दैट इज लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब हम देखेंगे करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। यहाँ पे हमने लिखा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, बट अगर क्वेश्चन में डीपली आ जाए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, आपको बैलेंस शीट दे दे और बैलेंस शीट के बेस पे कहे आपको कैलकुलेट करंट रेशियो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी हमारी करंट एसेट्स हैं और कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज हैं। अगर हम करंट एसेट्स की बात करें, अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे हम बैलेंस शीट करते हैं, बैलेंस शीट में हमें कुछ फिक्स्ड एसेट मिलती हैं। आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया, आपने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में आपने देखा जो आपकी एसेट साइड होती है वहां पे क्या होती है, आपकी करंट एसेट होती हैं और आपकी नॉन करंट एसेट होती हैं, और लाइबिलिटी साइड में आपकी क्या होती है, आपकी कैपिटल मिलेगी और क्या मिलेगी आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज मिलेगी। अब लाइबिलिटीज भी आगे चल के दो तरह की होती है, करंट लाइबिलिटीज होती है और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। तो जो हमारे पास करंट रेशियो का फॉर्मूला रहने वाला है उसका जो फॉर्मूला है करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, तो हमने ये देखना है कि कौन कौन सी आइटम्स हैं बैलेंस शीट की जो करंट एसेट्स में इंक्लूड होती हैं और कौन कौन सी आइटम हमारे पास करंट लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होती हैं। अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो इसमें आएगा आपका कैश इन हैंड। अब करंट एसेट्स कौन कौन सी एसेट्स होती हैं, अगर हम करंट एसेट्स की बात करें, करंट एसेट्स मींस दोज एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली विद इन 1 ईयर, 12 मंथ्स के अंदर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम करंट एसेट्स की बात करें, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कैश की बात करें तो कैश इन हैंड, हमारे हाथ में जो पैसा है, हमारे पास जो इनकम है वो हमारी करंट एसेट है। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, बैंक में पैसे कभी भी निकलवा लो तो ये हमारी करंट एसेट है। इसी तरह डेटर्स, डेटर्स ने हमें पैसे देने हैं, हमें पैसे दे देंगे
तो डेटर्स भी हमारी करंट एसेट्स में इंक्लूड होगा। बट याद रखना, डेटर्स के साथ अगर आपको प्रोविजन मिल जाए तो प्रोविजन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सो डेटर लेस प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को आप इंक्लूड करेंगे, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को आप इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन रहेगा हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को सेल कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगी, कैश मिल जाएगी। तो इन्वेंट्री भी आपके पास करंट एसेट्स में इंक्लूड हो जाएगी। अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री हमारे पास, इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री के हम एज्यूम कर सकते हैं इसके 6 बच्चे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे बात करें तो रॉ मटेरियल, सेकंड वन इज स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड वन इज वर्क इन प्रोग्रेस, फोर्थ वन इज finished good, fifth one is loose tools, sixth one is spares part। अगर हम बात करें इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में मैम क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। सो इन्वेंट्री में सिर्फ आप इंक्लूड करेंगे रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड। अगर आपको कहीं भी लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं तो इसको आप क्या कर देंगे, एक्सक्लूड करेंगे। सो इन्वेंट्री में से लेस हो जाएगा लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स मीन्स एक्स्ट्रा कोई हमारे पास मटेरियल है जो एक्स्ट्रा रद्दी वगैरह है उसको आप अलग कर देंगे। लूज टूल है, कोई पार्ट्स है, नट बोल्ट वगैरह है जो हमारी एसेट्स का, हमारी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, जिसको आप अलग कर देंगे, वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स में इंक्लूड होगा क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स का फाइनल पार्ट बन जाता है। तो लूज टूल एंड स्पेयर पार्ट्स हमारे यहाँ पे करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं होगा इन्वेंट्री में। नेक्स्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऑलरेडी एक्सपेंसेस है, हमने एडवांस में कर दिए हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस या हमने टैक्स एडवांस में दे दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स ये हमारा करंट एसेट्स में इंक्लूड होगा। हमने ऑलरेडी पे कर दिया विद इन 1 ईयर के लिए, ऐसा तो नहीं है ना हमने 10 साल के लिए एक्सपेंसेस एडवांस में कर दिए। सो हम 1 ईयर के लिए एक्सपेंसेस हमने एडवांस में किया जिसका बेनिफिट हमें नियर 1 ईयर में रिसीव हो जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्सेस या करंट ईयर का टैक्स जो होता है हमारा करंट ईयर टैक्स, इट कम्स इन करंट एसेट। इसी तरह से बीआर है हमारे पास जो बिल रिसीवेबल है, ये भी हमारा करंट एसेट्स का पार्ट होगा। नेक्स्ट वन एक्रूड इनकम। इनकम हमने अर्न कर लिया है बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न कर लिया है, कहीं ना कहीं हमें 1 ईयर में हमें रिसीव हो जाएगी। जैसे मैंने कहा जनवरी है, जनवरी में मैंने काम कर लिया बट फरवरी में मुझे, बट जनवरी है, जनवरी में मैंने काम कर लिया, मेरी इनकम अक्रू होगी, बट फरवरी आने पे मुझे भी अभी तक भी वो सैलरी रिसीव नहीं हुई जनवरी की, तो जनवरी की सैलरी कहीं ना कहीं मुझे विद इन 1 ईयर में रिसीव हो जाएगी। सो ये हमारी अक्रूड इनकम होती है और हमारी करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। जहां भी ये हमारा जो लोन है, ये इसके साथ वर्ड मिलेगा लोन एंड एडवांस। इसका मतलब आपने लोन लिया नहीं है, लोन दिया है। अगर आपने लोन दिया है तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। ये आपकी एसेट है कि ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, किसी ना किसी को एडवांस दिया है। इसी तरह से जो करंट इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ये भी हमारी करंट एसेट्स का पार्ट होगा। तो क्या क्या आएगा करंट एसेट में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बीआर, इन्वेंट्री। बट इन्वेंट्री में क्या क्या नहीं आएगा, लूज टूल नहीं आएगा और हमारा स्पेयर पार्ट्स नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से बीआर प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। ये एडवांस कौन से हैं, जो हमने लोन दिया है ना कि लोन लिया। अगर लोन लिया है तो ये हमारी लाइबिलिटीज होती है, बट लोन दिया है तो हमारी क्या होती है, एडवांस होता है। हमने एडवांस किसी को पे किया है, करंट एसेट्स का पार्ट होगा। करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट में कौन सी इन्वेस्टमेंट, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, करंट और नॉन करंट। तो यहाँ पे करंट ईयर वाली इन्वेस्टमेंट आएगी, विद इन 1 ईयर वाली इन्वेस्टमेंट आएगी, शॉर्ट टर्म वाली इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी तरह से कहीं पे आपको लिखा मिल जाए मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी हमारा किसका पार्ट होगा, करंट एसेट्स का पार्ट होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑल्सो कम अंडर करंट एसेट्स। सो मैंने यहाँ पे कंप्लीटेड लिस्ट बना दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये फाइनल एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है ये ऑल लिस्ट। नेक्स्ट वन हमें चाहिए करंट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। हमने देखा करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आने वाला है।
नेक्स्ट हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज। अगर करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं, मैम कौन सी करंट लायबिलिटीज होती हैं? सो वो वाली लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, पेड विद इन 12 मंथ। ऐसी लायबिलिटीज जो हमें 1 ईयर में 12 मंथ्स के अंदर ही पे करनी है, ऐसी लायबिलिटीज जो हमें 12 महीने में ही पे करनी है, वो लायबिलिटीज कहलाएंगी हमारे पास करंट लायबिलिटीज। अगर करंट लायबिलिटीज देखें, इसमें क्रेडिटर्स आएंगे, बिल्स पेबल्स आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, हमने बैंक से ऑलरेडी पैसा शॉर्ट टर्म के लिए निकलवाया है तो हमें कहीं ना कहीं वो पे करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हमारे हो गए बट पे नहीं किए गए, बट विद इन 1 ईयर वो पे तो करने हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने काम किया नहीं बट मेरे को इनकम मिल गई, बट विद इन 1 ईयर मेरी लायबिलिटीज बन गई, मुझे वो उसके लिए काम करना पड़ेगा। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी हमारा किसमें आएगा? करंट लायबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अगर शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म मिल जाए तो ये किसमें आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म प्रोविजन मिल जाए तो ये नॉन करंट का पार्ट होता है। बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसका पार्ट होने वाला है? हमारे पास करंट लायबिलिटीज का पार्ट होने वाला है। हमने शॉर्ट टर्म के लिए बोरो की है, विद इन 12 मंथ्स के लिए हमने बोरो किया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, हमने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाया है, तो हमारी ये करंट लायबिलिटीज का पार्ट होने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास आती है लिक्विडिटी रेशो में, हम सेकंड कर रहे थे लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो की बात करते हैं तो इसका सेकंड नाम था एसिड रेशो और क्विक रेशो। देखो, आपको हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको अगर लिक्विडिटी रेशो पूछे तो आपने करंट रेशो भी कैलकुलेट करनी है, लिक्विड रेशो भी कैलकुलेट करनी है। बट क्वेश्चन में सिर्फ आपसे लिक्विड रेशो ही पूछे तो आपको सिर्फ लिक्विड रेशो ही कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला रहने वाला है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स क्या होती है? करंट लायबिलिटीज हमने ऑलरेडी देखा हमारी करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होगी, बट लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। अगर लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला रहने वाला है ये रहने वाला है करंट एसेट माइनस में इन्वेंट्री लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट लेस इन्वेंट्री माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें से अगर हम करंट एसेट्स के अंदर से इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? लिक्विड एसेट आ जाती है। अब कौन सी रेशियो हमारे पास बेटर है? कौन सी रेशियो हमारे पास बेटर है? तो अगर हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, जैसे मैंने कहा करंट एसेट है 2 लाख, करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 1 लाख, इन्वेंट्री हमारे पास, करंट एसेट है हमारे पास 2 लाख, करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 1 लाख, इन्वेंट्री हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 30,000। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे लिक्विड रेशियो को? दैट इज करंट लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट क्या बनेगी? 2 लाख है, 2 लाख के अंदर से इन्वेंट्री लेस करोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो 2 लाख में से 20,000 और 30,000 लेस करने के बाद हमारे पास आएगा 1,50,000 अपॉन में करंट लायबिलिटीज है दैट इज 1 लाख। 4 जीरो कट, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, दैट इज 1.5:1। जितना हो सके आपको इसको मैक्सिमम इसको कट करना है और इसको 1 तक लेके आपको रेशो को आना है। जैसे यहाँ पे 3 अपॉन में 2 बच गया तो आपको 3 को 2 से डिवाइड करना है और हमारे पास आ जाएगी 1.5:1। क्या मैम ये रेशियो हमारे पास, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये रेशियो ठीक है? दैट इज 1.5:1। सो हमारे पास जो आइडल रेशियो रहने वाली है लिक्विड रेशियो की दैट इज 1.1:1। अगर हमारी रेशियो 1:1 आती है या इससे ज्यादा आती है तो इसका मतलब जो हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी पोजीशन है वो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। बट अगर हमारी रेशियो 1.1 से लेस आती है, जैसे सपोज इस सिचुएशन में हमारी 1.5:1 आ जाती, तो ये सिचुएशन हमारी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो हमारी रेशियो जो आइडल रेशियो होती है लिक्विड रेशियो की वो 1:1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यहाँ से डेफिनेटली आपको लिक्विडिटी रेशियो से 1 क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसके 2 मेथड रहेंगे, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। सेकंड वन रहेगा आपके पास लिक्विड रेशियो, एसिड रेशियो एंड क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला रहेगा लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट क्या होती है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस।
अब हमारे पास आइडल रेशो आपसे जरूर पूछेगा कि आप इसकी रेशो पे कमेंट करें, तो आप लिख के आएंगे इफ आइडल रेशो इज, इफ करंट रेशो इज 2:1 और मोर देन दिस रेशो इज सेटिस्फैक्ट्री। अगर आपकी रेशो ज्यादा आई है तो आप बता देना आपकी सोल्वेंसी पोजीशन है, जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन, वो अच्छी है या नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। इसी तरह से लिक्विड रेशो के बारे में पूछेगा, क्या ये रेशो आपकी सेटिस्फैक्ट्री है, तो आप बता देना 1:1 से अगर ज्यादा है तो ये हमारी आइडल रेशो है, इससे अगर ज्यादा है तो हमारी जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है। अगर इससे हमारी रेशो कम है तो हमारी बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखने आपको बहुत जरूरी है, चाहे तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, इसको आप अपनी साथ में नोटबुक में नोट्स करते जाएं। तो हमारे पास हमने देखा करंट एसेट्स के बारे में देखा, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, इन्वेंट्री, बीआर, ये हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये कुछ रहने वाले हैं हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अब हमारे पास क्या क्या आइटम करंट एसेट में इंक्लूड नहीं होती, जैसे हमने ऑलरेडी देखा वहां पे, तो हमारे पास यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो दो तरह की होती है, करंट और नॉन करंट। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगी, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्लूड नहीं होती करंट एसेट में, ये हमारी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है। नेक्स्ट वन, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अगर कहीं भी क्वेश्चन में दे रखा हो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो इसको आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा, डेटर के अंदर से लेस कर देंगे प्रोविजन को, डेटर के अंदर से प्रोविजन लेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हमारी इन्वेंट्री के 6 पार्ट हैं, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर। इसके अंदर से जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स है इसको आप इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करोगे, लूज टूल और इन्वेंट्री को आप इंक्लूड नहीं करोगे, इसको आप यहाँ से अगर दे रखा है तो इन्वेंट्री के अंदर से आप इसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। सो इन्वेंट्री के अंदर से क्या क्या नहीं आता हमारी करंट एसेट में, लूज टूल नहीं आते, लूज टूल्स, और हमारे पास स्टोर्स एंड स्पेयर्स है। अगर क्वेश्चन में आपको दे भी रखा है तो इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप करंट रेशो को कैलकुलेट करते समय नोट डाउन करेंगे, चाहे तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करके रख लें, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम चले इससे रिलेटेड कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम को देखते हैं कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के साथ में लिखा है इंक्लूडिंग लूज टूल, किसमें लूज टूल भी इंक्लूड है, तो इसको आप क्या कर देंगे, एक्सक्लूड। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कैश एंड बैंक बैलेंस, आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, करंट रेशो। जैसे हमें पता है करंट रेशो का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहने वाला है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब हम इसको रेक्टिफाई करते जाएंगे पेपर, अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप देखें क्या क्या आपकी करंट एसेट्स में है और क्या क्या आपकी करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। अगर हम बात करें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्या ये हमारी करंट एसेट्स का पार्ट है या करंट लायबिलिटीज का पार्ट है, नॉन ही लग गया तो ये हमारा किसी का पार्ट नहीं है, इसको आप काट देंगे, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ये हमारी करंट एसेट्स का पार्ट है, तो इसको आप करंट एसेट्स में ऐड करेंगे। नेक्स्ट इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री भी हमारी करंट एसेट है, इसके अंदर से लेस कर देंगे लूज टूल, 3 लाख में से 2 लाख को लेस कर देंगे तो इन्वेंट्री हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 लाख की। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल करंट एसेट्स का पार्ट है। ट्रेड पेबल्स ये हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं आएगी हमारे पास करंट लायबिलिटीज के लिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो 1 ईयर में पे करनी है लायबिलिटीज, तो हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट्स का पार्ट है। अब हमने देखा क्या क्या हमारी करंट एसेट्स में आएगी, क्या क्या हमारी करंट लायबिलिटीज में आएगी, तो आप करंट एसेट में जो जो आ रहा है इसको लिखते जाएं। करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है, 50,000 की। इन्वेंट्री उसके बाद 3 लाख की, इसमें से हमने लेस किया था तो ये हमारे पास रह गया 2 लाख का, लूज टूल को लेस करने के बाद 2 लाख का, प्लस में इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है आपके 2 लाख के। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल, ये हमारे किसका पार्ट है, लायबिलिटीज का, तो आप इसको लायबिलिटीज में लिख दो 1,50,000। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटीज का पार्ट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी आपकी 1 लाख, इसको करंट लायबिलिटीज में ऐड कर दो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 50,000 करंट लायबिलिटीज है तो इसको आप करंट लायबिलिटीज में ऐड कर देंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट है तो इसको आप करंट एसेट में ऐड कर देंगे।
अब हमने करंट एसेट्स भी लिख दी, करंट लायबिलिटीज भी लिख दी। उसके बाद आप करंट एसेट्स का टोटल करेंगे, 2 लाख 2 लाख 4 लाख और 50 ये हो गया हमारा 5 लाख। तो करंट एसेट होगी हमारे पास 5 लाख और करंट लायबिलिटीज हमारे पास हो जाती है यहाँ पे 3 लाख की, 3 लाख की। तो ये हमारे पास 5/3 आ गई। बट आपको आंसर 5:3 नहीं लिखना है, जितना हो सके आप रेशियो को मिनिमाइज तक लेके जाएंगे। तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास आएगी 1.6 समथिंग, 1.67, 1.67:1 ये हमारे पास रेशियो रहने वाली है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कमेंट ऑन दिस रेशियो वेदर दिस इज आइडल और नॉट। तो यहाँ पे आप आंसर दे के आएंगे द करंट रेशियो, द आइडल करंट रेशियो इज 2:1, बट इन दैट केस आवर रेशियो इज लेस देन 2:1। ये हमारे पास 2:1 से कम है, देन इन दैट केस वी कैन से दैट आवर करंट रेशियो इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। हमारे पास जो करंट रेशियो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हमारे बिजनेस की पोजीशन अच्छी नहीं है। ये हमारे बिजनेस की पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर 2:1 होती या उससे ज्यादा होती तो हमारे बिजनेस की जो करंट रेशियो है या शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी पोजीशन है वो अच्छी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो को। सबसे पहले आप करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब इसके बाद आप क्वेश्चंस को रेक्टिफाई करते जाएंगे। यहाँ पे हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जितने भी आपके पास बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से हमने हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में टोटल एसेट, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो। देखो हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट किया, फिर हमने देखा करंट रेशियो करंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज है। अब हमने इसको रेक्टिफाई करना स्टार्ट किया, बट कहीं भी हमें करंट एसेट नहीं मिली, कहीं भी हमें करंट लायबिलिटीज नहीं मिली। तो देखो आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा बहुत अच्छे से आता है। आपको पता है बैलेंस शीट की इस तरह ये वाली साइड होती है हमारी एसेट साइड और ये वाली साइड होती है हमारी लायबिलिटी साइड। अगर हम एसेट्स की बात करते हैं, लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल साइड, सबसे पहले जिसमें क्या आता है कैपिटल। कैपिटल की अगर हम बात करें तो जिसमें शेयर कैपिटल आती है, जिसको हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, जिसमें आता है शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आती है हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड में अब लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटीज और हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर एसेट्स की बात करें तो हमारी क्या होती है करंट एसेट और हमारी नॉन करंट एसेट, जिसको फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल आ जाता है। सो देखा हमने यहाँ पे हमें टोटल एसेट दे रखी है और फिक्स्ड एसेट्स भी दे रखी हैं। हमें यहाँ पे दिया है टोटल एसेट, हमारे पास टोटल दे रखा है। और हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं। क्या हम टोटल एसेट में से अगर फिक्स्ड एसेट को माइनस कर दें तो क्या हमारे पास करंट एसेट निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। तो आप करंट एसेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप करंट एसेट निकालेंगे जिसके अंदर आप लिखेंगे टोटल एसेट। टोटल एसेट में से क्या माइनस करेंगे आप? टोटल एसेट में से फिक्स्ड एसेट को माइनस कर देंगे। तो टोटल एसेट हमने देखा 8 लाख की है और फिक्स्ड एसेट कितनी है 5 लाख की। तो टोटल 8 लाख में से 5 लाख माइनस करके हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास रहने वाला है 2,60,000 की हमारे पास आ जाती है करंट एसेट। फिर हमने निकालना है यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे हमने देखा इधर देखो एक बार, यहाँ पे हमें दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, ये भी हमारी किसका पार्ट है? नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। ये भी हमारी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। तो दोनों ही हमारी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होगी। 5,40,000 प्लस में 1,10,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारी यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो टोटल एसेट है हमारे पास 8 लाख और फिक्स्ड एसेट 5,40,000 और हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी 1,10,000। तो 8 लाख में से 5,40,000 और 1,10,000 ये हो गया हमारे पास 6,50,000। 8 लाख में से 6,50,000 माइनस करके हमारे पास आया ये 1,50,000 रुपये। तो करंट एसेट कितनी आती है हमारे पास? 1,50,000 रुपये। उसके बाद हमें निकालनी है यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज निकालनी है। देखिए यहाँ पे हमें लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड दिया है, शेयर होल्डर फंड या कैपिटल हमें दिया है यहाँ पे 6 लाख की। उसके बाद हमें नॉन करंट लायबिलिटीज दी है, नॉन करंट लायबिलिटीज दिया है 80,000 की।
अब देखिए क्या हमारे पास टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी साइड का टोटल इक्वल होता है। अगर टोटल एसेट 8 लाख की है तो टोटल लाइबिलिटीज भी कितनी की होंगी आपकी 8 लाख की होंगी टोटल लाइबिलिटीज। बट अगर हम लाइबिलिटी साइड का टोटल करें, शेयर होल्डर फंड 6 लाख और नॉन करंट लाइबिलिटीज 80,000, तो यहाँ पे हमारे पास गैप है 8 लाख तक पहुंचने में 1,20,000 का। इट मीन 1,20,000 हमारे पास क्या है करंट लाइबिलिटीज है। तो 1 लाख करंट लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी आ जाती है 1,20,000। तो इसको हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास रहता है 5/4। जितना हो सके आपको इस रेशो को क्या लेकर जाना है मिनिमम लेकर जाना है। तो आप 5 को क्या कर देंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 5 को 4 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे 4 1 4 0 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ये आपका आ जाएगा 1.25 1.25:1 जो आपकी आ गई ये रेशो आ गई। क्या रेशो आपको लगता है ये सेटिस्फैक्ट्री है? नो मैम, बिल्कुल। हमने देखा कि हमारे पास करंट रेशो कितनी होनी चाहिए 2:1, बट ये रेशो हमारे पास क्या है 2:1 से कम है, लेस है। तो हमारी ये रेशो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। हमारी रेशो जो होनी चाहिए 2:1 से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने रीड आउट किया, सबसे पहले देखा कैलकुलेट करंट रेशो कैलकुलेट करनी है। तो आपने क्या लिखना है सबसे पहले करंट रेशो करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज लिखनी है। फिर उसके बाद हमने देखा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है वर्किंग कैपिटल ट्रेड पेबल अदर करंट लाइबिलिटीज। अब देखो ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज ये मिला के हमारे पास होगी करंट लाइबिलिटीज 1,80,000 और 20,000 की होगी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज होगी 2 लाख रुपए की। बट कहीं भी हमें करंट एसेट नहीं दे रखा, कहीं भी करंट एसेट हमें दिया नहीं है, बल्कि इस सिचुएशन में हमें क्या दिया है वर्किंग कैपिटल दिया है हमें 6 लाख का। तो हमने देखा था क्या हमारी करंट रेशो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो, बिल्कुल है वर्किंग कैपिटल रेशो। अब वर्किंग कैपिटल रेशो का जो फॉर्मूला होता है उसको आप नोट डाउन कर लें, दैट इज करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू में करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटीज। नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो हमारे पास यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दे रखा है 6 लाख का, तो आप लिखेंगे वर्किंग कैपिटल हमारे पास करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज रहने वाला है। वर्किंग कैपिटल है हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में 6 लाख की, करंट एसेट हमें दी नहीं गई, करंट लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी आ गई 2 लाख की। तो करंट एसेट को आप यहाँ के यहाँ रखेंगे, लाइबिलिटीज को आप वहां पे लेके जाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 लाख प्लस का हो जाएगा। तो 6 लाख प्लस में हमारे पास 2 लाख, ये हमारे पास करंट एसेट कितनी आ गई 8 लाख की। तो हमारे पास करंट एसेट यहाँ पे क्या निकल जाती है 8 लाख और करंट लाइबिलिटीज कितनी आ जाती हैं 2 लाख। तो करंट एसेट 8 लाख और करंट लाइबिलिटीज 2 लाख। ये हमारे पास आ गया 2 1 2 2 4 8 4 अपॉन में 1 दैट इज 4:1 रेशियो। क्या ये रेशियो आइडल है? बिल्कुल श्योर। ये रेशियो क्या है हमारी 2:1 से ज्यादा है, सो दिस रेशियो इज आइडल और वी कैन से आवर जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा हमें दे रखा है कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। आपको दोनों ही रेशियो कैलकुलेट करनी है, करंट रेशियो भी कैलकुलेट करनी है और लिक्विड रेशियो भी कैलकुलेट करके चलनी है। अब देखा करंट रेशियो अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद अगर हमें लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करनी है तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब हमने देखा जो है हमारे पास उसको पुट करते चलते हैं। करंट एसेट देखा, लिक्विड एसेट देखा, लिक्विड एसेट हमको दे रखी है 75,000 हमने लिख दी। उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे इन्वेंट्री 35,000 का, जिसमें हमारे पास क्या है लूज टूल इंक्लूड है। और जब हमने नोट्स 2 पॉइंट्स में क्या नोट डाउन किया कि इन्वेंट्री में लूज टूल इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इन्वेंट्री हमारे पास कितने की रह जाएगी 35,000 लेस 20,000, ये हमारे पास इन्वेंट्री रह जाएगी 15,000 रुपीज की। तो हमारे पास इन्वेंट्री है 15,000 की, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000 का। अब यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटीज। अब हमने देखा ना तो हमें करंट लाइबिलिटीज दे रखी ना हमें करंट एसेट्स दे रखी, तो हम वर्किंग कैपिटल का सिर्फ क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल दिया हमारे पास 60,000, ना तो करंट एसेट है ना करंट लाइबिलिटीज है,
तो इस सिचुएशन में क्या करें, या तो हमारे पास करंट एसेट दे रखी हो या हमारे पास करंट लायबिलिटीज दे रखी हो। अब हमने देखा कि हमारा जो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है दैट इज करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखा हमने इस क्वेश्चन में लिक्विड एसेट भी दे रखा है, हमें लिक्विड एसेट दिया है 75,000 की, करंट एसेट नहीं दिया है, बट हमें इन्वेंट्री भी दे रखा है और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इन्वेंट्री को पुट कर दें दैट इज 15,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको कितने दिए हैं 10,000 की। करंट एसेट को आप एज इट इज रखोगे और इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को वहां पे लेके जाओगे तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे 1 लाख रुपीज बन जाएंगे हमारे पास करंट एसेट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है, इस तरह से करंट एसेट आ जाती है। तो करंट एसेट कितनी की आ गई हमारे पास 1 लाख रुपीज की आ गई, और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब करंट लाइबिलिटीज कितने की आएंगी 1 लाख प्लस में 60,000 दैट इज 1,60,000। तो हमारे पास करंट एसेट्स भी कैलकुलेट होगी 1 लाख, और करंट लाइबिलिटीज कितने की होगी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ गई यहाँ पे सॉरी माइनस हो जाएगा दैट इज हमारे पास हो जाएगी 40,000 की। करंट एसेट 1 लाख और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है 40,000। करंट एसेट 1 लाख और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी है 40,000। ये हमारे पास आ जाती है 2.5:1। तो हमारे पास करंट रेशियो कितनी आ जाती है 2.5:1। सो क्या ये रेशियो आइडल है? बिल्कुल ये रेशियो 2:1 से ज्यादा है, तो ये रेशियो को हम कह सकते हैं आइडल। हमारे पास करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई 40,000 की। तो इसके बेस पे आप कैलकुलेट करेंगे लिक्विड रेशियो 75/45 से आप जितना हो सके इसको मैक्सिमम आप डिवाइड कर दें। 15 1 8 1 8 70, ये पॉइंट में रह के 8 पॉइंट समथिंग इज टू 1। अब देखो हमने देखा लिक्विड रेशियो की जो आइडल रेशियो होती है दैट इज 1.1 और उससे ज्यादा होनी चाहिए, बट इस सिचुएशन में हमारे पास लिक्विड रेशियो कितनी आई 1.8:1। ये कहीं ना कहीं 1:1 से रेशियो हमारे पास क्या है मोर है, ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं जो हमारी जो लिक्विड रेशियो है हमारे बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास जितना नंबर 5 जिसके अंदर आपके पास करंट लाइबिलिटीज है, करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है और करंट एसेट है जिसमें आपको करंट एसेट कैलकुलेट करनी है, लिक्विड एसेट कैलकुलेट करनी है और इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। सो लर्नर देखो यहाँ पे हमारे पास करंट रेशियो है, करंट रेशियो का हमें पता है फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। इसके अलावा हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो का भी हमें फॉर्मूला पता है दैट इज लिक्विड एसेट्स अपॉन में लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब देखो क्वेश्चन में हमें लिक्विड एसेट्स भी कैलकुलेट करनी है और हमें करंट एसेट्स भी कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास क्या दे रखी है करंट लाइबिलिटीज। अब करंट रेशियो हमारे पास दे रखी है 3:1, तो हम लिख सकते हैं 3/1। करंट एसेट हमें दे नहीं रखी तो लिखेंगे करंट एसेट, और करंट लाइबिलिटीज आपको दे रखी है 3,50,000। क्रॉस मल्टीप्लाई के करंट एसेट आ जाएगा हमारे पास 10,50,000। अब देखो लिक्विड रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है, लिक्विड रेशियो के अंदर हमें लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करनी है। लिक्विड रेशियो हमें दे रखी है 1.75/1। तो देखो हमने देखा कि हमारे पास जो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है दैट इज करंट एसेट माइनस में इन्वेस्टमेंट माइनस में इन्वेंट्री माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस इन्वेंट्री माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखिए आपके पास लिक्विड एसेट नहीं है, आपको लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करनी है। आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है करंट एसेट्स, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया करंट एसेट्स 10,50,000 और आपके पास इन्वेंट्री नहीं है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके पास नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास लिक्विड एसेट इज इक्वल टू में 10,50,000 माइनस में इन्वेंट्री माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने नहीं लेने, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने नहीं लेने अगर मेंशन नहीं कर रखे, अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज दे रखी है आपको 3,50,000 की। 1.75 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3,50,000 से और इज इक्वल टू में 10,50,000 माइनस में ये क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से इन्वेंट्री। तो ये आपका करके आ जाता है 6,12,500 इज इक्वल टू में 10,50,000
माइनस में इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को उधर ले जाओगे और आपके पास इन्वेंट्री आएगी 10,50,000 में से आप माइनस कर देंगे 6,12,500। तो ये आपके पास सब कैलकुलेट करने के बाद आएगा 10,50,000 में से 6,12,000 माइनस करने के बाद ये आएगा 4,37,500। 4,37,500 रुपये आपके पास आ जाएगी इन्वेंट्री। अब आपके पास 4,37,500 की आ गई इन्वेंट्री और आपने एसेट्स कैलकुलेट की, करंट एसेट कैलकुलेट की 10,50,000 की। अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर लिक्विड एसेट्स आपको कैलकुलेट करनी है। अब हमने देखा लिक्विड एसेट क्या है, 10,50,000 पे से जब आप लेस कर देंगे इन्वेंट्री को 10,50,000 के अंदर से जब आप इन्वेंट्री 4,37,500 की लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6,12,500 की आपके पास क्या आ जाएगी लिक्विड एसेट्स। तो आपके पास क्वेश्चन आपने देखा इस तरह से, अगर आपके पास करंट रेशो दे रखी हो और लिक्विड रेशो तो आप दोनों का यूज करके आप क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकते हैं और कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी आपके पास क्या दे रखा है, लिक्विड रेशो, करंट रेशो और क्विक रेशो। अब क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटीज। अब देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है टोटल करंट एसेट और आपको कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री। अब देखो हमने देखा करंट रेशो हमें दे रखी है, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई यहाँ पे नहीं है। करंट रेशियो हमने देखा 3/1। अब देखो हमें करंट लायबिलिटीज जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल हमें नहीं दे रखी है, बट हमें पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। हमारे पास वर्किंग कैपिटल होती है दैट इज करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटीज। तो क्या आप वर्किंग कैपिटल को लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। आपके पास करंट एसेट यहाँ पे कितनी है 3 है और करंट लायबिलिटीज कितनी है यहाँ पे सपोज 1 है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से कर सकते हैं। आपके पास 3 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू ये हो जाएगी आपके पास करंट एसेट्स। 3:1 है तो आपके पास क्या हो जाएगी 3 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट। तो आपकी करंट एसेट किसके इक्वल है 3 करंट लायबिलिटीज के इक्वल है, 3 करंट लायबिलिटीज के इक्वल है। अब हमने देखा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितनी है आपके पास 1,80,000। हमने यहाँ से करंट एसेट कैलकुलेट किया, करंट एसेट इक्वल है 3 करंट लायबिलिटीज के माइनस में करंट लायबिलिटीज। 1,80,000 इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज गया थ्रू 2 करंट लायबिलिटीज। सो 1,80,000 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी आ जाएंगी 90,000। अब हमने करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। हमारे पास करंट एसेट नहीं है बट हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर ली करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट देखें तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई में करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज कितनी है 90,000। तो करंट एसेट कितनी आ गई 2,70,000। अब हमारे पास करंट एसेट आ गई 2,70,000। अब हमें क्वेश्चन में और क्या दे रखा है और क्या गिवन है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, या फिर हम लिक्विड एसेट को लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं पूछ रखा तो उसको आप छोड़ दोगे और अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब हमें क्विक रेशियो क्या गिवन है यहाँ पे क्विक रेशियो गिवन है 1.2:1। सो 1.2 अपॉन में 1 करंट एसेट कितनी आई 2,70,000 माइनस में इन्वेंट्रीज अपॉन में करंट लायबिलिटीज कितनी आई 90,000। इसको आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 90,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.2 इज इक्वल टू इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2,70,000 माइनस में इन्वेंट्री, इसको आप करोगे 1,08,000 और इधर आएगा आपका 2,70,000 माइनस में इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को उधर ले जाओगे और 2,70,000 में से क्या माइनस कर दोगे 1,08,000। 2,70,000 में से 1,00,000 माइनस करने के बाद ये आएगा आपका 1,62,000। तो आपकी इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी 1,62,000 पे आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट की टोटल करंट एसेट भी और इन्वेंट्री भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट इज इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है न्यू करंट रेशियो निकालनी है, जबकि आपके ऑलरेडी करंट रेशियो दे रखी है 2:5 2.5:1। आपके पास करंट लायबिलिटीज भी गिवन है। अब इसने कहा परचेज गुड्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट। अभी तक हमारे पास ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आया। अब इसने कहा हमारे पास करंट रेशियो है
करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें करंट रेशियो दे रखी है 2.5 अपॉन में 1। करंट एसेट्स हमें नहीं दे रखी थी और करंट लायबिलिटीज कितनी दे रखी है हमारे पास 80,000। तो हमने यहाँ से करंट एसेट्स कैलकुलेट की और ये हमारे पास करंट एसेट आ जाएगा 2.5 से मल्टीप्लाई करके, ये आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से करंट एसेट आ जाएगी हमारे पास 2 लाख रुपए की हमारे पास आ जाएगी करंट एसेट, यहाँ से आ जाएगी। अब हमारे पास करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट कर दी, 2 लाख रुपए की हमने कैलकुलेट की, यहाँ से करंट एसेट्स कैलकुलेट की। अब देखो हमने यहाँ पे निकालनी है न्यू करंट रेशियो। अगर न्यू करंट रेशियो निकालनी है तो हमारे पास अगेन फॉर्मूला रहेगा करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब इसने कहा हमारे पास करंट एसेट कितनी है 2 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटीज कितनी है आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 80,000 की। बट क्वेश्चन में कहा आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया। अब देखो जब भी हम उधार में क्रेडिट पे गुड्स को परचेज कर देंगे तो परचेज करने से हमारे पास क्या क्या बढ़ेगा, हमारे पास गुड्स परचेज किया तो हमारे पास गुड्स आएगा या स्टॉक आएगा, और क्रेडिट में परचेज किया तो लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, मीन्स हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। 20,000 का इंक्रीज किया तो हमारे पास 20,000 ऐड हो जाएंगे स्टॉक में गुड्स में और 20,000 क्रेडिटर्स में, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2,20,000 अपॉन में 1 लाख। तो हमारी न्यू रेशियो हो जाएगी 2.2:1 रेशियो हो जाएगी। ये रेशियो ओल्ड थी 2.5:1 और ये हो जाएगी न्यू रेशियो 2.2:1। नेक्स्ट, तो इस तरह से लर्नर्स हमने टॉपिक यहाँ पर देखा, हमारे पास कंप्लीटली टॉपिक कंप्लीट होता है लिक्विड रेशियो का, करंट रेशियो का, और इन शॉर्ट वी कैन से हमने लिक्विडिटी रेशियो के दोनों मेथड को देखा। जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है दैट इज सोल्वेंसी रेशियो। अगर सोल्वेंसी रेशियो की बात करें तो सोल्वेंसी रेशियो हमारी जो कैलकुलेट की जाती है, ये इसलिए कैलकुलेट की जाती है कि हमारी लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल पोजीशन है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन वो अच्छी है या नहीं है, क्या हम लॉन्ग टाइम पीरियड में अपने डेट्स को टाइम पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 4 मेथड होने वाले हैं। फर्स्ट मेथड डेट इक्विटी रेशियो, दैट अपॉन में इक्विटी। सेकेंड वन इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला रहेगा इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इक्विटी अपॉन में फिर आ जाएगा आपका टोटल एसेट, डेट दोनों में कॉमन है तो इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट। ये हर किसी का अपना मेथड होता है, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हमारे पास इनकम कितनी है और उसके अंदर से हम, हमारे पास प्रॉफिट कितना है उसके अंदर से कितना हम इंटरेस्ट को, कितने टाइम इंटरेस्ट को कवर कर सक रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब देखो जितने भी हमारे पास यहाँ पर मेथड्स गिवन है, जितने भी फॉर्मूलाज गिवन है, सब अलग अलग पर्पस के लिए कैलकुलेट की जाती हैं। जैसे अगर हम डेट इक्विटी रेशियो की बात करें, इसका ये पर्पस है क्या हमारे पास डेट कितनी है और हमारे पास इक्विटी कितनी है, हमारे पास कितने डेट है, हमारे पास जो डेट है कितने टाइम है हमारी इक्विटीज की। जो सोल्वेंसी रेशियो है ये और रेशियो की फॉर्म में कैलकुलेट नहीं की जाती, ये टाइम्स की फॉर्म में आप कैलकुलेट करते हैं। ये आप किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, टाइम्स की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं कि आपकी इक्विटी कितने टाइम्स है आपके डेट्स की कंपैरिजन में, आपकी इक्विटी कितने टाइम है आपकी डेट के कंपैरिजन में। इक्विटी मीन्स आपकी कैपिटल कितनी है आपके डेट्स के कंपैरिजन में। अगर हमारे पास इक्विटी, हमारी कैपिटल ज्यादा होगी डेट के कंपैरिजन में तो हम अपने डेट को टाइमली पे कर पाएंगे। इसकी आइडल रेशियो की बात करें तो ये 2:1 या उससे लेस होनी चाहिए। अगर हमारी 2:1 या उससे लेस है तो इट मीन्स हमारी जो पोजीशन है वो कैसी है, सेफ है, सेफ पोजीशन में हम चल रहे हैं। बट 2:1 से ज्यादा का मतलब है हमारी जो बिजनेस की जो डेट पोजीशन है वो रिस्की है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन वो सेफ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी, मोर रेशियो मोर सेफ्टी, लेस रेशियो लेस सेफ्टी। जितनी रेशियो कम हो जाती है उतनी कम सेफ्टी, और जितनी रेशियो ज्यादा हमारी बढ़ती है हमारी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो उतनी हमारे पास सेफ्टी है। इट मीन्स हमारे पास कितनी एसेट है और उसमें से कितने डेट है। हमारी एसेट ज्यादा होनी चाहिए, हमारे डेट हमेशा कम होने चाहिए। हमारे इट मीन्स हमारे लोन कम होने चाहिए जो हमारे हमने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन ले रखी है। नेक्स्ट वन है प्रोप्राइटरी रेशियो। अगर हम प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करें, ये रेशियो भी जितनी ज्यादा होगी, मोर रेशियो
मोर सेफ्टी, लेस रेशो लेस सेफ्टी। तो हमारी ये रेशो ज़्यादा होनी चाहिए, ये रेशो हमारी कैसी होनी चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं हमारी जो पोजीशन है वो बेटर है। इसका जो फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, हमारी कैपिटल कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी टाइम है हमारी एसेट्स की, क्या हमने सारी के सारी एसेट्स अपनी जो शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर कैपिटल है, क्या उसी से ही हमने सारी लगा रखी है, और कितना हम बाहर एक्सटर्नल से लेते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें, इट मीन्स हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट से हम कितने टाइम इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हैं। अगर ये आपका आंसर 6 और 7 टाइम आ जाता है तो ये रेशियो आपकी बेटर मानी जाती है, 6 और 7 टाइम्स। इससे या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स हमारा प्रॉफिट अगर 10 लाख है, हमारे फिक्स चार्जेस हमारे 10,000 है, तो इट मीन्स हम 10 टाइम अपने इंटरेस्ट को ऐसे ही बार 10 टाइम हम अपने ऐसे इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं। तो ये रेशियो आपके 6 और 7 टाइम्स होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं आपके बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन है वो बेटर है। अब वन बाय वन करके हम सभी फॉर्मूलाज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास मेथड है डेट्स टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला रहेगा डेट अपॉन में इक्विटी, डेट्स अपॉन में इक्विटी। अगर डेट्स की बात करें, डेट्स का मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसमें आपके डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्लस लॉन्ग टर्म आपके क्या आ जाएंगे, प्रोविजंस आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद अगर हम बात करें इक्विटी, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। जैसे कि ऑलरेडी आपने बैलेंस शीट में देखा, बैलेंस शीट की दो साइड्स हैं। सबसे पहली जो साइड होती है इक्विटी, प्लस में हमारी होती है लायबिलिटीज। इक्विटी के दो पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स होता है, एक हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट जिसको हम छोड़ देते हैं, जो ज्यादा सी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हमारा एक पार्ट होता है शेयर होल्डर फंड, फिर आती है हमारी लायबिलिटीज, बट लायबिलिटीज की बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो हमारा एक यहाँ पे जो क्या रहेगा इक्विटी के अंदर, हमारा जो एक मेन हेड रहेगा दैट इज शेयर होल्डर फंड। तो हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में देखा शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमारा डेट्स टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेट अपॉन में इक्विटी। डेट के अंदर सभी लॉन्ग टर्म डेट आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएंगे, डिबेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इक्विटी में क्या क्या आएगा, इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड, जिसमें हमारी शेयर कैपिटल और रिजर्व सारे आएंगे, सरप्लस आएंगे। रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व आएंगे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। हमारे अगर हम रिजर्व की बात करें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जितने भी फंड हैं, जितने भी रिजर्व है, वो सारे रिजर्व का पार्ट है। अगर सरप्लस की बात करें, जो P&L के टाइम पे हमारे पास सरप्लस आता है, प्रॉफिट आता है, वो जो यहाँ पे इसको न्यू बैलेंस शीट में जिसको बोलते हैं सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी हमारे यहाँ पे इक्विटी का ही एक पार्ट रहने वाला है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, मॉर्गेज लोन, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले हमने देखा इसका फॉर्मूला है डेट अपॉन में इक्विटी, डेट अपॉन में इक्विटी। अब हमें देखना है डेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, इक्विटी में क्या क्या इंक्लूड होगा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो दोनों ही किस में इंक्लूड होंगे, हमारी इक्विटी का पार्ट है, ये भी इक्विटी का पार्ट है, ये भी इक्विटी का पार्ट है। रिजर्व किसका पार्ट है, ये भी इक्विटी का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, ये भी इक्विटी का पार्ट। 12% मोर्गेज लोन, लोन की बात करें तो ये हमारा किसका पार्ट है, दैट्स का पार्ट। करंट लायबिलिटीज नहीं आएगा यहाँ पे। नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट भी नहीं आएंगी, करंट एसेट भी यहाँ पे नहीं आएंगी। तो हमारे पास क्या क्या आएगा, डेट्स में देखा हमारे पास डेट कितने के आएंगे, 1,80,000 के आएंगे। अब इक्विटी में क्या क्या आएगा, 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख और 60,000, 4 लाख 60,000 और 40,000, 5 लाख। तो इक्विटी में हमारे पास क्या क्या आएगा, 1,80,000 अपॉन में हमारे पास आएगा इक्विटी के अंदर 5 लाख रुपए आएगा हमारे पास। अब देखें इसके बाद हमने डेट भी लिख दी है, इक्विटी भी लिख दी। अब अगर हम डेट्स देते हैं, डेट हमारे पास है, डिबेंचर है हमारे पास, डेट है जो हमने लोन लिए हैं 1,80,000 के, इक्विटी हमारे पास 5 लाख रुपए की है।
इसको आप इसके बाद कट करेंगे और इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से जितना हो सके आप इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको 1 तक लेकर जाएंगे। 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 25 आ जाएगा। उसके बाद 9 को 25 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आएगा हमारे पास 0.67:1। अब अगर हम बात करें, हमने देखा डेट इक्विटी रेशो की जो आइडल रेशो होती है 2:1 से अगर हमारी कम है, इस ये है इतनी है 2:1 या इससे हमारी लेस रेशो है, तो हमारी रेशो क्या है, आइडल रेशो है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 0.67:1। तो इट मीन्स हमारी जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म पोजीशन है वो कैसी है, सेटिस्फैक्ट्री है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, डेट कौन कौन से हैं, इक्विटी कौन कौन से हैं। डेट में जो जो आएगा, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, पब्लिक डिपॉजिट, इन सबको आप ऐड कर देंगे। इक्विटी में शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी सरप्लस हैं, उन सबको ऐड करके आप इक्विटी साइड में लिख दोगे। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, डेट इक्विटी रेशो। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है, इसी के अंदर ही हमारे पास सोल्वेंसी रेशो का सेकंड मेथड है, दैट इज टोटल एसेट्स टू टोटल डेट रेशो, जिसके अंदर आप टोटल एसेट लिखोगे, जिसमें आपकी करंट एसेट्स भी आएंगी और आपकी कौन कौन सी एसेट आएंगी, नॉन करंट एसेट आएगी। अब नॉन करंट एसेट में क्या क्या आती है, आपकी टेंजिबल एसेट आती है, इंटेंजिबल एसेट आती है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आते हैं, और इसके आगे क्या क्या आता है हमारे पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं। तो आपकी फिक्स्ड एसेट आ जाए, इंटेंजिबल एसेट्स आ जाए, या फिर आपकी कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो उसको आप नॉन करंट एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। अपोन में डेट्स, दैट ऑलरेडी हमने देखा कि डेट के अंदर क्या क्या आएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगी, इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिबेंचर्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारे हमारे डिबेंचर्स का पार्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, टोटल डेट गिवन है, टोटल लाइबिलिटीज गिवन है। आपने क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। देखो हमारे पास यहाँ पे हमने देखा डेट्स, क्या आपके पास डेट्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है, बट डेट्स में भी आपके पास यहाँ पे टोटल डेट गिवन है, और आपको कौन से चाहिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, मीन्स सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटीज चाहिए, और ये दे रखी है आपको टोटल लाइबिलिटीज। अगर हम टोटल डिबेंचर्स के अंदर, टोटल डेट्स के अंदर से अगर हमारे पास लाइबिलिटीज दो तरह की होती है, करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, हमारे पास करंट और नॉन करंट दोनों को मिला के हमारे पास टोटल कितने हैं, 16 लाख। अगर 16 लाख के अंदर से करंट लाइबिलिटीज घटा दे, क्या हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज या टोटल डेट आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो 16 लाख में से 4 लाख गए, हमारे पास डेट कितने के आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म डेट 12 लाख के आएंगे। टोटल एसेट की बात करें तो आपको यहाँ पे नहीं गिवन है, तो हमने यहाँ पे क्या बनानी है, एक बैलेंस शीट। चाहे आप इसको वर्किंग नोट में बना के आ जाएं तो और भी बेटर है, आपको वर्किंग नोट से शो हो जाएगा। हम तो कॉमर्स वाले हैं, रफ वर्क को भी कैसे शो कर देते हैं, बैलेंस शीट की फॉर्म में शो कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एसेट्स, और सेकेंड वन होती है आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज या फिर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब हमने देखा इक्विटी साइड्स के अंदर आपके पास क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड जो आपको दे रखा है 14 लाख का, इसके अलावा टोटल डेट्स दे रखे हैं जिसमें करंट लाइबिलिटीज भी आ गई और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी, तो टोटल को कैलकुलेट करके आपके पास आया 30 लाख रुपए का। अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल 30 लाख है तो एसेट साइड का टोटल भी कितना आना चाहिए आपका, 30 लाख रुपए। तो टोटल एसेट कितनी हो जाएंगी आपके पास, 30 लाख रुपए हो जाएंगी। तो 30 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो 30 को 12 से डिवाइड करके ये आपके पास आ जाएगी रेशो 2.5:1, 2.5:1। सो अगर हमें कमेंट करने के लिए रेशो बोले, पहली बात तो बोलेगा नहीं, ये हो सकता है लेस चांसेस हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशो के आने के, बट फिर भी अगर आपसे पूछ लेता है कि कमेंट करो इस रेशो पे, कौन सी रेशो, क्या ये रेशो बेटर है या रेशो बेटर नहीं है, सो हमने आंसर लेना है द हायर द रेशो द बेटर इट इज। ये हमारी जितनी रेशो ज्यादा होगी उतनी ही हमारी क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो बेटर मानी जाएगी। तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं हमारी सॉल्वेंसी रेशो के, तो थर्ड मेथड है दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो।
प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला रहेगा इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट। इक्विटी ऑलरेडी देखा, जिसको शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल आएगा और क्या क्या आएगा हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, सभी तरह के रिजर्व आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस आएगा। टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स भी आएंगी और नॉन करंट एसेट्स भी आएंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो। इट मीन्स हमें शेयर कैपिटल भी चाहिए और करंट एसेट्स भी चाहिए, नॉन करंट एसेट भी चाहिए। तो सबसे पहले आप रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दो। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें, इक्विटी की बात करें तो हमारी ये इक्विटी कैपिटल इक्विटी की पार्ट है, प्रेफरेंस कैपिटल हमारी इक्विटी का पार्ट है, रिजर्व्स हमारे इक्विटी का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमारी इक्विटी का पार्ट है। मॉर्गेज लोन की बात करें तो ये डेट का पार्ट है और हमें यहाँ पे डेट इंक्लूड नहीं करना है। करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो करंट लायबिलिटीज डेट का पार्ट है, ये भी हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स को मिला के क्या बन जाएंगी आपकी टोटल एसेट्स। तो आपको टोटल एसेट्स भी आपने फाइंड आउट कर लिया, लायबिलिटीज भी आपने फाइंड आउट कर ली। अब ये आ गया, एसेट्स का टोटल आपका आएगा 5 लाख रुपए और इक्विटी का टोटल आया 5 लाख रुपए और एसेट का टोटल आएगा 4,50,000 और 3,50,000, ये आपका हो जाएगा 8 लाख रुपए। जब आप इसके बाद इसको आपने कट करना है, जितना हो सके उसको मैक्सिमम तक लेकर जाना है, तो आपके पास ये रेशो रहेगी 0.67:1। अब अगर आपसे कमेंट करने के लिए बोलता है डज इट्स दिस रेशियो इज सेटिस्फैक्ट्री और फाइनेंशियल पोजीशन इज सेटिस्फैक्ट्री, तो आप आंसर देंगे नहीं। ये रेशियो जितनी हाई होती है उतनी पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री होती है। और 0.67 का मतलब है 67%। अगर हम इसको परसेंट फॉर्म में कहें तो ये इट मीन्स हमारी जो इक्विटी है, इक्विटी हमारी एसेट्स का 67% है। इट मीन्स हम अपनी 67% एसेट्स है वो हमारी खुद की है, हम इक्विटी से यूज कर रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल का पार्ट है। इट मीन्स इसका मतलब जो बाकी की हमारे पास जो पोजीशन है 33% कैपिटल है, उसको हम लोन से यूज कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमारी पोजीशन कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड रहने वाला है सोल्वेंसी रेशियो का, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्यों कैलकुलेट की जाती है, तो ये देखने के लिए कैलकुलेट की जाती है कि हम अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट, प्रॉफिट का कितना पार्ट है, हमारा प्रॉफिट कितना टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हम अपने प्रॉफिट से, कौन सा प्रॉफिट, बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। जैसे सपोज हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, इसमें से सबसे पहले आपका सीक्वेंस क्या रहता है, आप सबसे पहले देते हो इंटरेस्ट। जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट आपने पे करना है 10,000 पे, तो आपका प्रॉफिट रह गया 90,000 पे। फिर उसके बाद आप पे करते हो टैक्स, जैसे सुपर टैक्स रेट है 30%, तो 90,000 का 30% बना 27,000। उसके बाद जो भी आपका ये बना है उसमें आपका इक्विटी का डिविडेंड दोगे, प्रेफरेंस का डिविडेंड दोगे। इट मीन्स जो प्रॉफिट है आपका ये वाला बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स, टैक्स और इंटरेस्ट से पहले वाला, उस प्रॉफिट के अंदर से आप कितनी बार ये इंटरेस्ट कवर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा इस सिचुएशन में प्रॉफिट है आपका 1 लाख का, इंटरेस्ट है आपका 10,000 का। इट मीन्स आप अगर आपको 10 बार भी 10 टाइम्स भी अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो भी आपकी पोजीशन बेटर है, आप 10 बार भी ऐसे इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें, व्हाट इज द ऑप्टिमम रेशियो, कौन सी रेशियो ऑप्टिमम है, तो हमारी अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 और 7 टाइम्स आ जाती है, अगर हमारा प्रॉफिट 6 और 7 टाइम है हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का, तो हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है। अदरवाइज हम कह सकते हैं हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको गिवन क्या क्या है, आपको प्रॉफिट गिवन है। अब ये प्रॉफिट कौन सा गिवन है, आफ्टर इंटरेस्ट इन टैक्स। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स। यहाँ पे आपको टैक्स रेट दे रखी है 40%, 15% डिबेंचर्स दे रखे हैं। इट मीन्स फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कितना है, 15% की बात करें तो 15% डिबेंचर का 2 लाख का 15% कितना बन जाएगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस आपके 30,000। ये आपके क्या बन गए, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। चलो हमने फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस तो कैलकुलेट कर लिए, बट हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और हमें प्रॉफिट आफ्टर कितना दे रखा है, 1,98,000 पे। अब देखो अगर हम बात करें हमारा जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए,
100 होना चाहिए। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है हमारा बिफोर इंटरेस्ट वाला, अगर हम बिफोर की बात करें, प्रॉफिट बिफोर की बात करें, तो हमारा प्रॉफिट 100 होना चाहिए था, और उसमें से 40 रुपए का इनकम टैक्स घटा के हमारा प्रॉफिट बाद में कितना रह गया, आफ्टर रह गया 60। और बिफोर प्रॉफिट कितना है, जैसे सपोज हमने कहा बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा प्रॉफिट 100 है, इसमें से टैक्स को माइनस किया 40, तो हमारे पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना रह गया 60। अगर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 60 है, अगर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 60 है, तो बिफोर कितना होगा 100 होगा। अगर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 1,98,000 है, सॉरी, बिफोर टैक्स हमारा कितना होगा, तो बिफोर टैक्स कितना होगा 100 अपॉन में 60, सॉरी 1,98,000 हमारा क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 33,000, 3,30,000 हमारा क्या होगा बिफोर टैक्स का हमारा प्रॉफिट होगा। तो बिफोर टैक्स का आपका प्रॉफिट कितना होगा 3,30,000, और इंटरेस्ट चार्जेस आपके आए 30,000। तो आप इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 3,30,000 को आप डिवाइड करेंगे 30,000 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 11 टाइम्स। अब देखो 11 टाइम्स आया, तो ये हमारा 6 और 7 टाइम्स से ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। सो लर्नर्स, यहीं पे हमारे पास दो मेथड खत्म होते हैं, दो मेथड हमने कवर किए। हमारे पास अकाउंटिंग रेशो के जो फर्स्ट मेथड था हमारे पास था यहाँ पे लिक्विडिटी रेशो, जिसमें हमने कैलकुलेट की करंट रेशो और करंट यहाँ पे करंट रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो कैलकुलेट की, लिक्विड रेशो कैलकुलेट की। अगर हम करंट रेशो की बात करें तो यहाँ पे हमने करंट रेशो का के अंदर हमने कैलकुलेट किया करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड रेशो के अंदर हमने कैलकुलेट किया लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। फिर हमने मेथड देखा, सेकंड मेथड देखा, सेकंड मेथड हमारे पास आया, यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने सोल्व किए। फिर हमारे पास सेकंड मेथड सोल्वेंसी रेशो आया, जिसके अंदर अगेन 4 मेथड देखे, डेट्स इक्विटी रेशो, दैट अपॉन में इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, डेट अपॉन में टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, प्रोप्राइटरी रेशो, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कि हम कितना टाइम अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट को, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो मेथड्स को कवर किए। अब हमारे पास दो मेथड रह गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के अंदर कवर करने वाले हैं। सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then don't forget to like, share and subscribe for more video. Be smile.